हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप पीडीएफ देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के आखिरी तक आपको क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसा कि DDU यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उसमें B.Ed अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। पहले ये ईयरली था, हर साल एग्ज़ाम होते थे, बट अभी सेमेस्टर सिस्टम होने से हर साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। बेसिकली B.Ed आपका 4 सेमेस्टर होगा। 4 सेमेस्टर में आपको वो पूरी कोर्स वो कंप्लीट कराएंगे। और इसमें आपको वीडियो के आखिरी तक ये चीज़ की जानकारी होगी कि आप उसमें अपना जो 1-2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन से चूज़ करना होता है, जिसकी पेडागॉजी आपको पढ़नी होती है, वो आप कैसे चूज़ करेंगे और हर सेमेस्टर में किस तरह से पेपर्स दिए गए हैं, कौन कौन से पेपर्स दिए हैं और कौन कौन से पेपर्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो सिर्फ B.Ed के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो इसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है और फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम इंक्लूड होने वाला है। तो इस सेशन से ये इंक्लूड हो चुका है और इसके पहले मैंने चैनल पे ऑफिशियल नोटिस भी डाला है जो कि DDU की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट पे जा कर के खुद से उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली अब कंफर्म हो चुका है। मैं उसी वेबसाइट की नोटिस का ही वेट कर रही थी कि ऐसे PDF आ गया तो हम वीडियो नहीं बना सकते। ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि अभी मेरे वीडियो पे पहले आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ऑफिशियल नोटिस को शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और सारी जो भी DDU से एफिलिएटेड कोर्सेज़ हैं, DDU में जो कोर्सेज़ चलते हैं, DDU से एफिलिएटेड कॉलेजेस में, DDU में, वो सारे सेमेस्टर सिस्टम कर दिए गए हैं। तो B.Ed भी उसी का पार्ट है और B.Ed अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। तो चलिए बिना कुछ देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर CBCS प्रोग्राम। CBCS का मतलब वही है आपका सेमेस्टर सिस्टम। ये PDF सितंबर 2021 का पब्लिश हुआ है, बट ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था। बट जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में है। तो इसमें बेसिक चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं अपने चैनल पे इस PDF पे, और तो उसको मैं आपको आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अभी जैसे ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। और ये जो PDF है, ये PDF आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ऑर्डिनेंस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इनटू इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2021-2022। तो 2021 से जो एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है वहाँ से अब से टोटली सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे NCT की बात की है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये गवर्निंग बॉडी है जो टीचर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको डिफ़ाइन करती है। और इस मतलब ये NCT के हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक फुल टाइम कोर्स है और ये कोर्स शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर विद द इंटर्नशिप। ठीक है, हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, उसके बाद इंटर्नशिप उसमें भी आएगी और उसके बाद देयर शैल बी एग्जामिनेशन इन ईच सेमेस्टर एज पर सेमेस्टर रूल। देखिए B.Ed एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसको काफ़ी प्रोफेशनली आपको लेना चाहिए क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं। अब देखिए वर्किंग डेज़ की बात किया है कि एटलीस्ट 200 वर्किंग डेज़ ईच ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन। जैसे आपने एडमिशन कराया, उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन का पीरियड है उसको एक्सक्लूड करके, मतलब उसको हटा के, साल में 365 दिन होते हैं तो आपको कम से कम 200 दिन की आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। ये आप चीज़ें ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें देखिए 55% है यहाँ पे, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी 55% होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। उसके बाद सीधे हम चलते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स पे चलते हैं।
देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जो बीएड का कोर्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की बात की गई है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक डिलेड नोटिफिकेशन है प्रॉपर ऑफिशियल, और बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या करना है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसका एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक हो जाएगा, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इसके फर्स्ट सेमेस्टर के ही पेपर्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर इस टाइम अगर आप इन पेपर्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर से जब आप बीएड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको फिर से उसको पढ़ना ही पड़ेगा। कभी आप एमएड का एंट्रेंस देंगे, पेडागोजी आपको पढ़नी ही है। तो अगर आप अभी से ये पढ़ते हैं तो आपके आने वाले कोई भी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बीएड एक बेस है, आपका बेस जितना मजबूत है आगे की राह उतनी ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगी। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एज एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि जो आपका ये 3 है, नॉलेज एंड करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एज एजुकेशन। जब बीएड सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तब ये तीन सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट ये हमारे फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। हम इन्हीं पेपर्स को 1 साल पूरा पढ़ते थे। तो थोड़ा हेक्टिक तो है ही आप लोगों के साथ, और काफ़ी और ज़्यादा इनरिच किया है, क्योंकि मतलब एनसीटी ये सोचता है कि टीचर को और भी ज़्यादा होलिस्टिक सोच रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इसलिए इस सिलेबस को और भी ज़्यादा इनरिच किया है। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी ये बहुत टफ़ हो गया, अभी हम कैसे करेंगे। कुछ भी टफ़ नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर हायरार्की में पढ़ते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नामुमकिन है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है बीएड। इनफैक्ट इसके आगे यूपी टेट सीटेट भी कुछ भी नहीं है। मेन कंपटीशन तो आपको आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे की राह यही बीएड का कोर्स आपके लिए आसान बनाने वाला है। तो ये जो तीनों चैप्टर है, नॉलेज, तीनों सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अलग अलग से 3 वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगी। बुक्स के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। तो ये है, तो देखिए इसमें आपका जो ये 30 नंबर है ये आपका इंटरनल मार्क्स हो गया, 70 नंबर एक्सटर्नल मार्क्स हो गया। आप यहाँ देखिए, आप इंटरनल मार्क्स के भरोसे नहीं रह सकते, आपको एक्सटर्नल में अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, कोई उसका ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि सेमेस्टर सिस्टम है और इसमें इन्होंने क्रेडिट लगा दिया है। क्रेडिट मतलब कि अभी आपका ऐसा कि परसेंटेज में स्कोर नहीं आएगा आपका, एक अभी मैं आगे इसमें बताऊंगी पीडीएफ में, इसीलिए मैं पहले नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रेडिट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे सीबीएसई वगैरह में होता है कि क्रेडिट वाला सिस्टम है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो इस तरह से आपको मिलेगा। 90 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड, फिर 80 to 90 के बीच में है तो बी ग्रेड, तो इस तरह से। इसीलिए यहाँ पे देखिए आपका क्रेडिट स्कोर आपका दिया गया है। और उसके बाद देखिए इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आपको इसमें से जो ओपन जो एनी वन कोर्स यहाँ पे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इसमें आपका देखिए 2 सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। इन दोनों में आपको एक ही लेना है, कोई एक आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अभी कोई बुक मार्केट में नहीं है, हम क्या लें, हम क्या पढ़ें। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप जो ये मेन जो इम्पॉर्टेंट बुक्स सब्जेक्ट हैं उनकी बुक ला के पढ़िए। जैसे मान लीजिए इसका है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, इसमें से एक और आपको चूज़ करना है। तो इन दोनों को आप टॉपिक, आप जो सिलेबस दिया गया इस पीडीएफ में सब कुछ दिया गया, आप ध्यान से देखने वाली बात है। सिलेबस दिया गया, हर यूनिट से एक एक 2 टॉपिक उठाइए, कॉपी पेन लीजिए, नोट्स खुद से बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और ये इतना हेल्प करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपके खुद के नोट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा आप लोगों से बात की। फिर देखिए आपका सेकंड सेमेस्टर, इसमें भी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। उसके बाद ये जो आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ड्रामा, आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे प्रैक्टिकल वर्क हैं, आपको ये करना है। उसके बाद इसी तरह से जब भी आपका ऐसा सेमेस्टर वाइज आएगा तो मैं प्रॉपर हर सेमेस्टर के वीडियो आपको अलग अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो अभी फोकस फर्स्ट सेमेस्टर पे ही रखते हैं क्योंकि अभी आगे तो वही एग्ज़ाम है। थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, स्कूल इंटर्नशिप है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा, आपका
उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस है, आपको इसमें लेसन प्लान वगैरह बनाने होंगे, लेसन प्लान वगैरह बना के आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको देखिए 3rd सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको पढ़नी है। सब्जेक्ट ग्रुप A B C D ऐसे ग्रुपिंग बना रखी है, इसको मैं भी आगे बताती हूँ। फिर इसी तरह से 4th सेमेस्टर में भी है, ठीक है। 4th सेमेस्टर में भी आपको देखिए लास्ट में देखिए ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, इन दोनों में से भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसमें भी एक स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है जो पॉइंट नंबर 116 में है, ये भी प्रैक्टिकल का ही प्रैक्टिकल वर्क है। आप जिसमें भी देख रहे हैं 30 मार्क्स वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल मिलेंगे, 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, कहीं सेंटर जाएगा, आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देंगे रिटन में। क्योंकि अभी ये कहीं नहीं लिखा है कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव होगा, कोरोना की वजह से शायद जो भी रीज़न हो इस बार उन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि सब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कुछ पता नहीं चलता है कि भाई सब्जेक्ट कैसे बनाए। देखिए आपने ग्रेजुएशन में 3 पेपर आपके होंगे, ठीक है। वो लास्ट में आपने क्या छोड़ा उससे कोई मतलब नहीं, आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में 3 पेपर पढ़े होंगे, आपको कोई 2 आपके ग्रेजुएशन से ही आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन मैथ्स फिजिक्स PCM से किया है, फिजिक्स तो आप बायो ले सकते हैं, बायो के टीचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने जो 3 सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से किन्हीं 2 को, और उसको भी ग्रुप से चूज़ करना है। जैसे ग्रुप A B C D E 5 ग्रुप बनाए गए हैं, 2 सब्जेक्ट लेना है अलग अलग 2 ग्रुप से। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, मेरा मैथ्स है तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा फिजिकल साइंस ग्रुप A से, और उसके बाद ग्रुप C से आ जाएगा मैथ्स। तो जो फिजिकल साइंस होता है ना उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, अर्थ साइंस आ जाएगा, और भी उसमें 2-3 चीज़ें और हैं, तो वो सारा आ जाएगा। अब कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या होगा, वो ग्रुप A से लेगा फिजिकल साइंस क्योंकि उसने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ग्रुप B से लेगा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में आपका बॉटनी जूलॉजी दोनों आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई कॉमर्स के स्टूडेंट को तो SST ही लेना पड़ता है, ठीक है, SST का कोई कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे अभी जैसे हिंदी का स्टूडेंट है तो वो जो भी उसमें से, मतलब बेसिकली कहने का अर्थ यह है कि आप एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप से होने चाहिए, चाहे जो भी आप चूज़ कर रहे हों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस टीचिंग शैल बी असेस्ड इंटरनली इन 50 मार्क्स एंड एक्सटर्नली इन 150। मतलब बेसिकली आपका ये बता रहे हैं कि इसमें जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा वो 200 नंबर का होगा, और उसमें 50 मार्क्स आपके इंटरनल मिलेंगे, कॉलेज से मिलेंगे, जैसा कि जिसमें आप फाइल्स वगैरह बना के सबमिट करते हैं, और 150 मार्क्स में से जो बाहर के एग्जामिनर आएंगे वो उसमें आपको असेस करके मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ विल बी असेस्ड एक्सटर्नली थ्रू वाइवा वॉइस और एक्टिविटी रिकॉर्ड। अब प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं पॉइंट नंबर 9B में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन जो आपका 2nd सेमेस्टर में होगा, 4th सेमेस्टर में हो गया। 2nd सेमेस्टर में देखिए येलो से हाईलाइटेड है कि आपको 2nd सेमेस्टर में ही आपको 60 लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। मिनिमम 60 लेसन प्लान बनाने हैं, और उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव गाइड भी बताएंगे कि मतलब किस तरह से उसको बनाना है, क्या करना है आगे। और उसके बाद इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, एक्शन रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन ऑफ 20 पीयर टीचिंग सेशंस है, रिपोर्ट्स ऑफ अदर स्कूल एक्टिविटी। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्कूल के जो HOD हैं, जो गाइड है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपको देंगे। तो बेसिक एक्शन रिसर्च का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने एक्शन रिसर्च का वीडियो समहाउ मैंने उसका PDF बना के रख लिया था, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एक्शन रिसर्च और सोशियोग्राम का। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन जो 2nd सेमेस्टर में होगा। उसके बाद आपका आएगा 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ दी हुई है। हमारे टाइम पे 2nd ईयर में होता था, लेसन प्लान वगैरह बना के टीचिंग हम लोग करते थे, बट अभी वो 2nd सेमेस्टर में होगा। 4th सेमेस्टर के लिए उन्होंने अलग से कुछ किया है, 5 पॉइंट्स हैं, इस पर आपको अलग अलग स्कूल रिकॉर्ड वगैरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद 9C पॉइंट में देखिए एक्टिविटीज़ ऑफ रोवर्स एंड रेंजर्स। रोवर्स एंड रेंजर्स को ही स्काउट गाइड भी कहते हैं। तो स्काउट गाइड रोवर या रोवर्स रेंजर्स का ये आपको एक तरह से एक्टिविटी है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
और काफ़ी मज़ा भी आता। हम लोग गए थे, 5 डेज़ का कैंप था और कॉलेज में ही था हमारे, और काफ़ी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे जो सर थे वो काफ़ी अच्छे थे और बहुत ही हम लोग बहुत मज़ा आया। और आपको वो अटेंड करना ही करना है, उसके बिना आपका B.Ed कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि इससे पीछा छुड़ा ले, नहीं, वो आपको करना ही करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी फॉर ईच स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड रोवर्स रेंजर एक्टिविटी। ठीक है, फिर नीचे देखिए मैंने हेलो से हाईलाइट किया हुआ है कि पासेस इन प्रैक्टिकल, अगर कोई प्रैक्टिकल में पास होता है बट थियरी में फेल हो जाता है तो वो अगले साल फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। और देखिए B.Ed कोर्स शुड बी कम्प्लीटेड इन अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो बेसिकली 2 साल का कोर्स है, लेकिन आप कभी अगर किसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, किसी रीज़न से, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो अभी आप B.Ed ख़त्म फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 4 ईयर का टाइम दिया गया है, 4 ईयर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो अगली साल एक्स स्टूडेंट बन के उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप फिर से दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, और ड्यूरिंग पैंडेमिक भी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हुई, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट हु फेल्स इन नॉट मोर देन 2 पेपर्स इन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन सच कैंडिडेट में बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। अगर ये भी बात है कि भाई 2 पेपर से ज़्यादा पेपर्स में फ़ेल नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब 2 पेपर्स की छूट मिली है कि अगर आप 2 पेपर में किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर आप प्रमोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में दिखाया है स्टूडेंट कैन रीअपियर इन मैक्सिमम ऑफ 2 थियरी पेपर इन द इमीडिएट सक्सीडिंग एग्जामिनेशन ऑफ दैट सेमेस्टर टू इम्प्रूव द कैंडिडेट रिजल्ट। अब इम्प्रूवमेंट की बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या किसी रीज़न से वो एग्ज़ाम नहीं अच्छे से दे पाया, तो वो मतलब 2 इम्प्रूवमेंट के पेपर डाल के वो फिर से उन 2 का एग्ज़ाम दे सकता है। अब यहाँ देखिए क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है। अब यहाँ पे क्रेडिट इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से वो क्रेडिट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए 90 to 100, अगर 90 to 100 के बीच में रेंज है तो उसको O ग्रेड मिलता है और ग्रेड 0.8 है। अगर आपका परसेंटेज 80 to 89 के बीच में आता है तो A ग्रेड मिलेगा, ग्रेड 0.9 मिलेगा। तो ये एक चेंजेस है। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे और उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के इंटरनल 30 मार्क्स है और 70 मार्क्स एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग योर स्कोर, इन योर परसेंटेज, एज यू कैन से अकॉर्डिंग टू दिस PDF यू कैन से इन योर ग्रेड्स। अब देखिए यहाँ पे मीडियम पे भी काफ़ी लोग करते हैं कि मीडियम क्या होगा मैम, मीडियम पे बहुत टेंशन होती है कि भाई क्लासेस में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, अभी हम फिर से अब इंग्लिश से पढ़ने के बाद मीडियम चेंज कर। नहीं, आपको मीडियम नहीं चेंज करना है। और जैसा कि ये DDU की बात है या आसपास की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कानपुर यूनिवर्सिटी है, आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप कहीं से भी B.Ed कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी तो आती होगी। तो अगर क्लास में टीचर हिंदी में, प्रोफेसर हिंदी में समझा रहे हैं तो आप क्लास अटेंड करिए हिंदी में, वहाँ पे चीज़ों को समझिए। 1-2 चीज़ें जैसे लर्निंग है, अधिगम उसको बोलते हैं, तो इतना आपको तो आइडिया होना ही चाहिए कि भाई इस लर्निंग है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब वो टीचर हिंदी में समझा रहा है, आप समझिए। आप बुक इंग्लिश में खरीदिए और बुक इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने कॉलेज में मैं सिर्फ एक सिंगल मैं ही थी जिसने सब कुछ फाइल्स इंग्लिश में लिखी, एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी इंग्लिश में दिया, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हिंदी में पूरा एग्ज़ाम दिया, बट उन्होंने जो कोट्स होते हैं, आपको मेरे चैनल पे कोट्स के वीडियो मिल जाएंगे, 2 ही वीडियो मैं डाल पाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम में यूज़ किए थे। मेरी फ्रेंड ने, आप देखिए कोट्स ना, आप अपने हिंदी में आप राइट कर रहे हैं, लेकिन आप कोट्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ऑथर ने कुछ बोला है, आप एज इट इज़ इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो उन्होंने वैसे लिखा, मैंने भी अपने एग्ज़ाम में कोट्स यूज़ किए और मेरी फर्स्ट रैंक आई अपने इस कॉलेज में, मेरी फ्रेंड की सेकेंड रैंक आई। तो B.Ed में जैसे आप कभी भी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम अभी या जो भी और सब्जेक्ट है, तो उसमें जो भी ऑथर्स के कोट्स हैं, जैसे जॉन डीवी है, महात्मा गांधी है, अरविंदो घोष है, स्वामी विवेकानंद है, उसके बाद जीन पियाजे हैं, लेव वाइगॉत्स्की हैं,
उसके बाद JB वाटसन है। तो ये जो भी लोग ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी लोग एक फ़िलासफ़र हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो इन सब के आप कोट्स एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको एग्ज़ाम में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूज़न में यूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आपका ये जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इस पे मैं अलग से 4 वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा, फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लंबी वीडियोस देखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और सारी B.Ed से जानकारी के लिए, B.Ed से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं जानती हूँ, मैं ज़रूर अपने चैनल पे आप लोग को गाइड करूँगी। और मैंने इसीलिए गाइडेंस के लिए ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है B.Ed गाइडेंस ग्रुप। तो उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसमें वो ग्रुप इस तरह का है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही उसमें पोस्ट कर सकती हूँ, उसमें जितने भी B.Ed कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, देखिए अंदर मान लीजिए सिलेबस है, ठीक है, बुक का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अभी क्या है कि अभी एक कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसमें एक है फ़िलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपका उनका एक सेमेस्टर में एक बुक है। तो अभी क्या है कि हमारे DDU में जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ़िलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो मोर और लेस जो सिलेबस है अंदर का वो लगभग सेम है सारे यूनिवर्सिटी का। जो एक क्रक्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अलग अलग जितने भी फ़िलासफ़र हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लेटो हैं, रूसो हैं, फिर नेचुरलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है, रियलिज़म है, एग्जिस्टेंशियलिज़म है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, रिस्पेक्टिव ऑफ यू आर इन विच यूनिवर्सिटी, इन विच कॉलेज। तो उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे, या अगर टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑडियो मैसेज के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। देखिए मैं आई एम हियर टू गाइड, राइट नाउ आई एम हियर टू गाइड, बिकॉज अभी मैं कोई आपको टीचिंग का वीडियोज़ मैं नहीं बनाऊँगी ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ माई अदर वर्क। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर में भी 6 मंथ 8 मंथ बाद मैं अगर एज़ पर टाइम परमिट्स मैं आपको वीडियोस बनाऊंगी, अच्छे क्वालिटेटिव वीडियोस। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अभी क्या है कि मैं गाइड करती हूँ, आप बुक्स ले लीजिए, अच्छी बुक्स लीजिए, बुक्स में ही अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, सर्किल बना के, जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए। मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम नोट्स दे दीजिए, तो मेरे साथ दिक्कत ये थी, टाइम कम था, आई हैव फैमिली, आई हैव अ किड, तो उसमें क्या था कि मैं बुक में ही अंडरलाइन करके, हाईलाइटर का यूज़ करके मैं बुक में ही पढ़ती थी, एक तरह से बुक ही मेरी नोट्स थी। तो बुक में हाईलाइट करके पढ़ती थी और एग्ज़ाम टाइम में मैं उसकी का रिविज़न करके जाती थी। तो आपको जैसे भी सूटेबल हो, आप बुक में अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, जैसे भी सूटेबल हो। और मैं एक वीडियो आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले बनाऊंगी, ये बताऊंगी कि आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना कैसे है, जिससे कि आप बेहतर अच्छी आपकी राइटिंग स्किल हो, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक स्किल है, आपको कहीं ना कहीं आपको उसको लर्न करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका बिना इंग्लिश सीखे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कभी ऐसा अगर बहुत डिमांड बढ़ी और मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट मिले तो डेफिनेटली इन सब टॉपिक पे कभी एक लाइव सेशन कर लेंगे, जिसमें मैं आपके कमेंट्स भी ले सकती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकती हूँ। तो अगर इस तरह की डिमांड आई तो मैं डेफिनेटली एक लाइव सेशन कर लूँगी। तो अभी वीडियो में आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर ये जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।